ऑलराइट सर, फास्ट ट्रैक बुक के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो। करता हूं। ये भाई रिकॉर्डिंग के बटन पर खुद जितने भी खरबूजा है सीधे बैठ जाएंगे, ठीक है? जल्दी से बोलेंगे गुड इवनिंग और एक प्यारी सी स्माइल लेके आ जाओ ना। गुड। मुझे एक बात बताओ, कौन सा क्वेश्चन हो चुका था कल? सेकंड हुआ था क्या? मैंने कोई क्वेश्चन होमवर्क दिया था आपको? थर्ड वन होमवर्क दिया था क्या? किया आपने? वर यू एबल टू डू इट? सेकंड करने के बाद में मैंने थर्ड दिया, थर्ड जम गया आपको पक्का? तो फिर इसका क्या किया आपने? वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में दिखाया क्या आपने? क्या कल मैंने बताकर भेजा था क्या वो पार्ट? चलिए फिर देख लेते क्या? ओके, हियर वी गो। बेटा जी इसका आंसर देख लेते पहले। अरे ये तो फट गया। गरीबी बहुत बुरी चीज है। सो थर्ड को तो देखते रहे, 2 मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ। 7 पर आ जाओ। एक कॉन्सेप्ट लिख कर लो, इंपॉर्टेंट। वो कल बात करी थी मैंने, आज फिर दोबारा बात करते हैं। बेटा मैंने आपसे ये कहा था कल कि अगर कोई नॉन कैश एक्टिविटी है, सो वो नॉन कैश एक्टिविटी विल हिट योर P&L और उसको रिवर्स करना होता है। बट बेटा जी मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन रिवर्स होता है। क्या बोला था मैंने? डेप्रिसिएशन रिवर्स होता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिवर्स होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का एक इंपैक्ट प्लांट एंड मशीनरी या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पर है, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज ऑल्सो रिलेटेड टू व्हाट? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट अगर मैं आपसे कहूं कि स्टॉक का वैल्यूएशन चेंज हुआ है, बैड डेट्स हुआ है, आरडीडी है, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये रिवर्स नहीं होंगे, ऐसा मैंने बताया था। आज इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा प्रूव कर देता हूं कि क्यों रिवर्स नहीं होंगे। तो मैं आपको एक बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरा नेट प्रॉफिट है 5 लाख, हो सकता है? बेटा मैं इधर लिख रहा हूं मेरा ओपनिंग स्टॉक है 30,000 और मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 45,000। एग्रीड? मुझे लगता है एक साधारण सा प्रश्न था ये। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसका अगर मुझे इंपैक्ट देना है तो मैं क्या करूंगा? चेंजेस इन इन्वेंट्री में मैं क्या लिखूंगा? इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, कैन आई नॉट राइट डाउन 15,000 और मेरा इंपैक्ट कितने का आ जाएगा बेटा जी? 4,85,000 का आ जाएगा। सही है? मतलब ये इंपैक्ट आपको समझ में आया। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसमें ऐड कर रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक is valued at 90% only। अब इस लाइन का मतलब क्या समझना कि आपको क्या सिखाया बचपन में सुंदर टीचर ने कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। सो अगर मान लो किसी इन्वेंट्री की कॉस्ट है 50,000 बट उसकी एनआरवी है 45,000, तो जाहिर सी बात है आप इन्वेंट्री को कौन सी वैल्यू पर लोगे? 45,000। बट 50 को 45,000 पर लेना मतलब ये नॉन कैश एक्टिविटी है, इसमें कोई कैश का लेना देना नहीं है। अब आप क्या बोलोगे कि नॉन कैश एक्टिविटी को रिवर्स करो। नॉन कैश एक्टिविटी को रिवर्स करो तो राजा बेटा जी मैं इस इन्वेंट्री को यहां पर 50,000 पर लूंगा, ना कि 45,000 पर। बट बेटा जी जब इन्वेंट्री को 45 से लेकर 50,000 पर लेकर आओगे तो सिर्फ इन्वेंट्री नहीं आएगी, उसका एक इंपैक्ट प्रॉफिट पर भी जाएगा। जब क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होता है तो प्रॉफिट भी डिक्रीज होता है। यस और नो? सो अगर मैं आपको कहूं कि आपका नेट प्रॉफिट पहले 5 लाख था तो अभी आपका इन्वेंट्री 45 से 50,000 हो गया, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ा। सो कैन आई नॉट से मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5,05,000 होएगा कि नहीं होएगा?
क्योंकि मेरी इन्वेंट्री कितने से बढ़ गई? 5000। तो जितने से मेरी इन्वेंट्री बढ़ेगी उतने से मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। और फिर तब मैं क्या करूंगा? ऐड इंक्रीज in inventory. Now I don't compare it with 45,000, I compare it with what? 50,000, and increase in inventory is 20,000 negative. Say yes. So beta ji, what is the difference? Can I not say 5,05,000 हुआ ना, कितना आएगा? 4,85,000 ही आ रहा है क्या? तो मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं क्या है कि अगर कभी भी क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कोई नॉन कैश आइटम आया, तुम इसका इफेक्ट दो या नहीं दो, फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा। इसमें देयर विल नॉट बी चेंज। नॉन कैश एक्टिविटी कब रिवर्स होती है? जब फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, उसका एक इंपैक्ट होता है प्लांट एंड मशीनरी में और एक इंपैक्ट कहां पे जाता है? P&L में। से यस, एम आई कम्युनिकेटिंग? तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। आर वी नाउ रेडी? सो प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 7th. Following information was extracted from the books of S Limited for the year ended 31st March 2020. Is that okay? Net profit before taking into account, income tax and after taking into account the following item was 30 lakhs. ठीक है, मतलब इनकम टैक्स नहीं लिया बट नीचे के दिए हुए इंपैक्ट को दिया है। सो बेटा जी डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? ऑपरेटिंग में ऐड। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ऑपरेटिंग में ऐड। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, सो बेटा जी ये क्या करेंगे? ऑपरेटिंग में ऐड। बट फाइनेंसिंग में क्या करेंगे बेटा जी? लेस। स्वीकार है क्या? अच्छा, इन्वेस्टमेंट ऑफ अ बुक वैल्यू 3,50,000 सोल्ड फॉर 375. सो कैन आई नॉट से इन्वेस्टमेंट में ऐड 3,75,000 बट ऑपरेटिंग में लेस 25,000 क्योंकि आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 25,000। आगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बेटा जी ऑपरेटिंग में से लेस और इन्वेस्टमेंट में ऐड, बराबर है। इनकम टैक्स पेड लास्ट सेकंड आइटम इन व्हाट? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कंपनी इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑन 10th April. सो बेटा जी इशूड 60,000 इंटू 12 आएगा क्या? कल भी मैंने बताया था टेक इशू प्राइस। सो टेल मी 60,000 इंटू 12 हाउ मच इज दैट? 7,20,000। फाइनेंसिंग में ऐड है क्या? यह आएगा फाइनेंसिंग में ऐड। 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each were redeemed on 31st March 2020 at a premium of 5%. So can I not say 20,000 into 105? 21 लाख, 21 लाख। कैन आई नॉट से फाइनेंसिंग में क्या करेंगे? फाइनेंसिंग में क्या करेंगे? लेस। डू यू ऑल एग्री? डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, कैन आई नॉट से डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर? विल इट नॉट गो इनटू द फाइनेंसिंग? लेस। Agreed. A new plant costing 7 lakh was purchased in part exchange of old plant on 1st Jan 2020. The book value of the old plant was 8 lakh, but the vendor took the old plant at value of 6 lakh only. The balance amount was paid by check. तो बेटा जी कितना पेड किया वेंडर ने? 1 लाख। कैसे 1 लाख निकाला बेटा जी? 7 लाख में से 6 लाख ही माइनस करेगा वो। बोलो हाँ है ना? सो कैन आई नॉट से ये जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में लेस। बशी घ्यायचं गाव भर नाचत फिरायचं ताई। इसमें एक और जगह पे इंपैक्ट जाएगा। वेरी गुड, कोई तो बोला। इसमें लॉस आया है। 8 लाख जिसकी बुक वैल्यू है वो कितने में लिया? 6 लाख। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 8 लाख की चीज 6 लाख में लिए तो प्रॉफिट हुआ। फिर वापस प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अरे भाई किसी ने हमारी 8 लाख की एसेट को 6 लाख में खरीद लिया, एक्सचेंज कर लिया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस है ना। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे? ऐड। लेस क्या है रे? ऐड होगा ना। लॉस डेबिट हुआ होगा तो मुझे क्या करना होगा? ऐड। सो ऑपरेटिंग में ऐड। कंपनी डिसाइडेड to value inventory at cost, whereas previously the practice was to value inventory at cost less 10%. The inventory according to the book was 14,76,000.
The inventory on 31st March 19 was valued at 13,50,000. I'll talk about it later on. अब बेटा जी इन्वेंट्री को पेंडिंग रखते हैं. ट्रेड रिसीवेबल 327 and 3,13,000. बेटा जी कैन आई नॉट से ट्रेड रिसीवेबल इज डिक्रीजिंग? पॉजिटिव. कैश एंड बैंक बैलेंस लास्ट के दो आइटम. ट्रेड पेएबल बेटा जी कैन आई नॉट से इंक्रीजिंग? पॉजिटिव कैश फ्लो. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैन आई नॉट से इंक्रीजिंग? पॉजिटिव कैश फ्लो. एंड आई हैव टू सॉल्व इट विद इनडायरेक्ट मेथड. सो बेटा जी मुझे लगता है डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इजी था. इनकम टैक्स भी इजी था. कंपनी इशूड शेयर्स भी इजी था. और फोर्थ, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड. ये वाला पार्ट भी इजी है. अब इसके अंदर कुछ बच्चा ऐसा पूछ सकता है, सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये P&L अकाउंट को हिट करता है ना? बट बेटा जी वो अप्रोप्रिएशन है. हम कहां से शुरुआत करें? वर्ड नेट प्रॉफिट. कल भी मैंने आपको बताया वर्ड नेट प्रॉफिट से शुरू किया तो ओनर को दी जाने वाली कोई भी चीज उधर इंपैक्ट नहीं जाती है तो रिवर्स भी नहीं होगा. से यस. फिर राजा बेटा जी हमारा क्या आया? डिविडेंड पेड. ये इजी था. ये न्यू प्लांट में थोड़ा सा मसला हुआ. मैंने पूछा कितना पेड है तो तुमने 1 लाख तो बराबर निकाल दिया. बट बेटा जी जो असेट हमने दी वो हमारी बुक में वैल्यू थी 8 लाख, बट हमने उसको कितने में दी? 6 लाख. तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ तो P&L को डेबिट हुआ होगा. और क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड है तो मुझे क्या करना होगा? रिवर्स. कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू द इन्वेंट्री at cost, whereas previously the practice was to value inventory at cost less 10%. Inventory according to the books was 14,76,000. The inventory on 31st March 19 was correctly valued at 1350. फिर उसके बाद में आपको नीचे की कुछ आइटम दिए हुए. Yes or no? अबे बोला भाई हाँ है ना? So will you be able to do it? So let's start. अभी सिर्फ इन्वेंट्री का वाला पार्ट है वो हम देखेंगे और बाकी का भी हम सॉल्व करना शुरू करते हैं. इन्वेंट्री का मुझे बताना बाकी है. इज दैट ओके? सो बेटा जी लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड I'll write down particulars. Rupees. Now I'll write down net profit as per P&L account. I'll write down how much बेटा जी? 30 lakhs. और मैं लिख देता हूं इसमें काला बाबा है. 30 lakhs फिगर गलत लिखा है मैंने. आपको समझा दूंगा क्यों गलत है. इन्वेंट्री की एक एडजस्टमेंट प्रॉफिट को भी हिट करेगी. इन्वेंट्री कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इन्वेंट्री पर एक इफेक्ट जाएगा. एक इंपैक्ट P&L पे भी जाएगा. इन्वेंट्री बढ़े या कम हो एक इंपैक्ट तो प्रॉफिट पर भी जाएगा ना. बढ़ना या कम क्या होना है वो मैं समझा दूंगा. सो ये जो प्रॉफिट लिखा है वो मैंने गलत लिखा है अभी. और अगर तुमको चाहिए तो मैं इसको एडजस्टमेंट में भी थ्रू भी एडजस्ट कर सकता हूं. बट मॉड्यूल इसका कुछ एक अलग एडजस्टमेंट करते हैं वो भी बताता हूं. सो बेटा जी डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट फॉर लिखेंगे. पहला डेप्रिसिएशन लिख दूं क्या? डेप्रिसिएशन कितना लिख दूं बेटा? 7 लाख. ये पॉजिटिव है बेटा. गो एट नेक्स्ट. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर. मार्क्स है. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स बोलो बेटा कितना है? 45,000. कैन आई नॉट से ऐड? गो एट. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. विल आई ऐड? I'll say 4,35,000 add. Now can I not say यहां पर आएगा changes in working capital? बोलो हां. फिर हम नीचे क्या लिखेंगे बेटा जी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स. बिफोर टैक्स लेस करेंगे टैक्स पेड. फिर क्या आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आफ्टर टैक्स. एम आई कम्युनिकेटिंग? फिर राजा बेटा जी हम क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम व्हाट? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. बोलो भाई हां. अंडरलाइन करेंगे एंड देन विल राइट डाउन कैश फ्लो फ्रॉम
financing activity, then what will we write down? Changes in cash and cash equivalent. फिर हम लिखेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, and then I'll write down closing cash and cash equivalent. ये मुझे पूरा अभी इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि राजा बेटा जी मुझे फाइनेंसिंग पर एक इंपैक्ट देना था. वैसे कैश और बैंक बैलेंस दे रखा है बेटा. ओपनिंग बैलेंस है 2,40,000 बराबर है, और क्लोजिंग कितना है पिल्लू? 3,70,500. तो बेटा मुझे एक बात बता, इंक्रीज हुआ है ना? 1,30,500 आना चाहिए. फाइनल आंसर पॉजिटिव. अच्छा, हमने लास्ट इफेक्ट किसका दिया था बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड. तो हम कहां पे आएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और मैं इधर लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड. कितना लिख दूंगा? 4,35,000. कैन आई से नेगेटिव? गोइंग अहेड, इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक वैल्यू सोल्ड फॉर 375. सो मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट सोल्ड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. माय आंसर वुड बी हाउ मच बेटा जी? 3,75,000 positive. And then I'll go into the operating activity and I'll write down profit on sale of investment. How much beta? How much? 25,000. Positive or negative? Negative. Dear students, then you have got interest received on investment. Interest on investment, I'll subtract it from operating. Can I say 70,000 negative? Investment activity, I'll say interest received on investment. Yes, पिल्लू कितना है? 70,000. Is it positive? Then next आपको करने का है, मैं बीच में से जुड़ूंगा आपके साथ में वापस. इनकम टैक्स पेड, लास्ट सेकंड आइटम.
Shall I solve? So Rasgulle, income tax paid, I'll say tax paid. Can I not say it is 12,80,000 negative? Then company issued the shares. So can I not say from the financing activity, issue of shares, issue of equity shares, it is 60,000 into 12, 7,20,000 positive. Then preference shares were redeemed at a premium. So 20,000 into X-shaped paths. So I'll say redemption of preference shares negative 21 lakhs. Proceeding ahead, dividend for the year amounted to rupees 11 lakh. Financing activity में dividend paid. Can I not say it is 11 lakh? Is it negative? A new plant costing. So I'll come down to the investment and I'll write down plant purchased. I'll write down negative 1 lakh. And I'll go to the P&L account, operating activity, that is I will write down loss on exchange. Can I say it is 2 lakh? So 2 lakh I'll have to add back. Then my dear friend, a new plant हो गया था. Okay, the company decided ये नहीं देखने का, inventory को थोड़ा सा pending रख दो. Trade receivable, बेटा जी can I not say decrease in trade receivable? बेटा मुझे बता कितना फिगर है, कितना 13,800. अच्छा नेक्स्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो लिख दिया. ट्रेड पेएबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, बोल बेटा 3,300. एग्रीड. और बेटा जी इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4,000. ओके, नाउ कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज. बेटा इन्वेंट्री अभी 1350 और 14,76,000 हो गया. तो कैन आई नॉट से इंक्रीज इन इन्वेंट्री? ओके, सो आई विल से इंक्रीज इन इन्वेंट्री. कैन आई हैव द फिगर बेटा प्लीज? 13,50,000 माइनस 14,76,000. कैन आई से 1,26,000 नेगेटिव आएगा क्या? अभी मेरी बात सुन रहे क्या? आप ऐसा आंसर निकालेंगे तो भी आंसर वही आएगा, और अभी मैं इन्वेंट्री का इफेक्ट दूंगा तो भी आंसर वही आएगा. ठीक है. सो बेटा जी 1,26,000 ये आया, ये आपको क्लियर हुआ? अभी आप चेक कर लीजिए आंसर टैली होगा कि नहीं होगा. आपने सॉल्व नहीं करना है, आपने सिर्फ देखना है. 7 लाख प्लस 45,000 प्लस 4,35,000 माइनस 25,000 माइनस 70,000 प्लस 2 लाख. कैन आई नॉट से इट इज 12,85,000? एग्रीड. और फिर बेटा जी 1,26,000 के बेसिस पर 13,800 प्लस 3,300 प्लस 4,400 माइनस 1,26,000, यू हैव गॉट 1,04,500. ये नेगेटिव है क्या? नाउ बेटा जी प्लीज टेल मी 30 लाख प्लस 12,85,000 प्लस नहीं सॉरी 1,04,500 माइनस 12,80,000. What is my operating activity which is coming up? 29,500. Do you all agree? This is the final answer. यही आंसर रहेगा. अब आगे बढ़ जाते बेटा जी. 3,75,000 प्लस 70,000 माइनस 1 लाख. कैन आई नॉट से इट इज 3,45,000? पॉजिटिव है. और बेटा जी 4,35,000 माइनस 7,20,000 प्लस 21 लाख प्लस 11 लाख. सो मेरा आंसर कितना आ रहा है बेटा जी? 29,15,000. यस और नो? सो बेटा जी जब मैंने लिखा नेगेटिव तो मुझे एक बार चेक करके बताइए आंसर मैच हो रहा है क्या? कहां से बात कर रहे हो? जल्दी से बताइए क्या काम है प्लीज. हाँ जल्दी से, क्विक, बी क्विक. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. नहीं हो रहा? कितने का फर्क है? 2 लाख का. 2 लाख वाला फिगर कौन सा है?
मैं श्योर हूं कि मैं राइट हूं। अभी मैं तुमको बता था इसका सजेस्टेड, मैं श्योर हूं कि मैं राइट हूं। मुझे याद आ गया क्वेश्चन में क्या बसड़ मची है, क्या पढ़ाने का बच्चों को, क्या याद आ गया मुझे क्या लफड़ा है। देखा कमीनों ने क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन इज आफ्टर कंसिडरिंग ओनली द आइटम लिस्टेड एज इंफॉर्मेशन पॉइंट 1। ओके, वो फिर इसीलिए क्या बोल रहे, हेंस अमाउंट ऑफ लॉस ऑन प्लान नॉट एडेड बैक। अब ये क्या अपने को सपना आएगा, लॉस P&L को डेबिट होएगा ना। अब वो नेट प्रॉफिट कैसे दे रहे हैं मुझे क्या मालूम। तो वो क्या बोल रहे पता है क्या, ये देखो इधर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसा, उनका ये बोलना है कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स एंड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। मतलब ये सिर्फ 5 आइटम ही इन्होंने इस नेट प्रॉफिट में रिवर्स किए या ऐड किए, बाकी का नहीं किया। बट मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस मैं कैसे पढ़ा दूं ऐसे, मैं तो यही बोलूंगा ना कि भाई साहब अगर लॉस से डेबिट हुआ है तो रिवर्स करो। तो अपना कोई मिस्टेक नहीं है, अपन 100% सही सॉल्व करके आए। ये 2 लाख जो लॉस ऑन एक्सचेंज है ना, ये हमने क्या किया, रिवर्स किया ना, ये उन्होंने नहीं किया। बट इसमें बेटा तुम्हारी मिस्टेक नहीं है, सो डोंट फील बैड अबाउट इट। सो ये कितना आएगा, 10,85,000 आएगा। सो बेटा जी इधर 29 की जगह 27,500,000 आएगा। अब चेक करके बताओ टैली हो रहा है क्या। मेरा तो मैच हो गया। ओ भाई क्या किया पता है क्या, लॉस को कैंसिल कर दिया। क्यों, गंदा एडजस्टमेंट था वो। मतलब वो बोलते कि हमारा ऐसा अजम्पशन है कि उस नेट प्रॉफिट में इस लॉस को डेबिट नहीं किया था। डरना नहीं, अपन सही करे हैं, वो गलत है। बस वो राजा आदमी इसलिए बच रहे हैं, वो ICI है, बट अपन सही करके आए। अब इधर ये 2 लाख रुपीज नहीं टैली हो रहा है तो ये लॉस है, और ये लॉस डेबिट नहीं हुआ। ये एग्जाम में भी तुमको बैठकर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 2 लाख कौन सा फिगर है, तो ये है, तो शायद ये प्रॉफिट में नहीं गया, इसको निकाला, अभी टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैं आपको जो बता रहा था वो तो रह गया साइड में। अब इधर सुनो, मैं आपको बता रहा हूं इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट करूं या नहीं करूं, मेरा आंसर टैली हो रहा है। अब इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट अब सिखा रहा हूं। सो इन्वेंट्री क्या है, द कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट, whereas previously the practice was to value inventory at cost less 10%. The inventory according to the books on 31st March 2020 was 14,76,000. Okay, ये तो बराबर है 14,76,000, and the inventory as on 31st March 19 was correctly valued at 13,50,000. बट बेटा जी हम उसको वैल्यू कैसे करते थे, पहले एट कॉस्ट लेस 10%। बोला हाँ या नहीं। अब कॉस्ट लेस 10% मतलब 13,50,000, ये 10% लेस करके किया हुआ है, मतलब 13,50,000 को डिवाइड बाय 90% अगर मैं करूंगा तो 15 लाख आएगा क्या। मेरी बातें आपके जहन तक पहुंच रही है क्या। अब रसगुल्ले बच्चों प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका ओपनिंग स्टॉक बढ़ा तो आपका नेट प्रॉफिट कम होगा। इफ ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का डेबिट में जाता है तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो जो हमने इधर नेट प्रॉफिट लिखा 30 लाख, ये 30 लाख लिख नहीं सकते, इसको एडजस्ट करके बोलना पड़ेगा 30 लाख माइनस 1.5 लाख, ये आएगा 28,50,000। सही है। और फिर अगर मैं आपको बताऊं तो इन्वेंट्री को अब कंपेयर करेंगे 15 लाख को 14,76,000 के साथ। अब इसका मतलब हुआ इन्वेंट्री इज डिक्रीजिंग बाय हाउ मच, 24,000। सो कैन आई नॉट राइट डाउन इंक्रीज इन इन्वेंट्री की जगह पे मैं लिखूंगा डिक्रीज इन इन्वेंट्री। बोला हाँ। सो ये 126 कैंसिल होकर मैं कितना लिख दूंगा, 24,000। बेटा डिक्रीज इन इन्वेंट्री तो पॉजिटिव रहेगा, सो पॉजिटिव रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो बेटा जी मैं बोलूंगा 13,800 प्लस 3,300 प्लस 4,400 प्लस 24,000, तो फिगर कितना आएगा, 45,500 आएगा। अब बेटा जी लो कैलकुलेटर पर 28,50,000 प्लस 10,85,000 प्लस 45,500 माइनस 12,80,000, क्या मेरा आंसर 27,500 आ रहा है क्या।
ताई कळालं का मी काय केलंय? मैं क्या कर रहा हूं, इन्वेंट्री को मैंने क्या कर दिया, ओपनिंग इन्वेंट्री को बढ़ाया. ओपनिंग इन्वेंट्री सिर्फ कैसे बढ़ती है, प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा ना, ये प्रॉफिट कम होगा ना ओपनिंग. सो मेरा प्रॉफिट जो 30 लाख का था वो मैंने बोला कैंसिल. मेरा करेक्ट प्रॉफिट कितना आएगा, 28,50,000. से यस और नो? सो बेटा जी मैंने प्रॉफिट लिखा 28,50,000. एम आई कम्युनिकेटिंग एंड क्लियर अबाउट दिस? नाउ व्हाट आर वी डूइंग नेक्स्ट? डोंट यू थिंक सो आई हैव टू चेंज द इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज इन व्हाट, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ना. अब ये इंक्रीज इन इन्वेंट्री नहीं रहा, क्योंकि अब मेरी इन्वेंट्री की राइट वैल्यू क्या हो गई है, 15 लाख. से यस और नो? मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री की राइट वैल्यू है 15 लाख, उसको मैंने कंपेयर किया 14,76,000 से. सो माय इन्वेंट्री इज व्हाट, डिक्रीजिंग. इट इज अ पॉजिटिव कैश फ्लो. मैंने पॉजिटिव लिखा 24,000 एंड व्हेन आई सॉल्व इट इज 27,500,000. सर एग्जाम में कैसे करना होगा? खुशी चौधरी, एग्जाम में जब आप सॉल्व करोगे तो आपको टैली नहीं होगा, और जब टैली नहीं होगा तो 2 लाख का फिगर कौन सा है, तो तुमको अगर मटका लग गया कि हाँ ये तो वही था, और फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. मैं सिखा ही नहीं सकता हूं, सिखाऊं कैसे? मुझे क्या सपना आ रहा है क्या उसका इफेक्ट नहीं गया बोलकर? समझे? मैं श्योर हूं कि जो मैंने किया बराबर है. ठीक है, अब कंप्लीट कर लो इसको. हो गया बेटा कंप्लीट? वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू सन. बेटा अभी कुछ इजी पीजी क्वेश्चन करेंगे. एक और क्वेश्चन आया था बेटा जी एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, आर वी देयर? इसको चल जाऊं आगे. क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ बेटा. सर वो समझ में आ गया ना सभी बच्चों को ऑनलाइन लाइव? कोई क्वेरी होगी तो मुझे पूछ लो. बट सर वो प्लांट का एडजस्टमेंट मेन पॉइंट में है. अरे बेटा तू सजेस्टेड इसका निकाल कर देख, तेरे को पता चलेगा. चाहिए तो मैं सजेस्टेड निकाल के दिखाता हूं. ये जो पॉइंट लिखा है ना सजेस्टेड ही है कि नेट प्रॉफिट इन द गिवन क्वेश्चन इज आफ्टर कंसीडरिंग ओनली द आइटम लिस्टेड एज इंफॉर्मेशन पॉइंट इन वन ऑफ द क्वेश्चन, हेंस अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ द प्लांट इज नॉट एडेड बैक. छोड़ने यार, टेंशन मत ले, हो जाता है वो सॉल्व. अब ये क्या बोल रहे, प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज पर AS3 टाइम पास ऑफ मेसर शुभम क्रिएटिव लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19. बेटा कौन सी एक्टिविटी का करने के लिए बोले रहे? इन्वेस्टमेंट. मशीनरी एक्वायर्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स एट फेस वैल्यू, टाइम पास. व्हाई टाइम पास? नॉन कैश. तुम अभी बोलना चालू करो ना तो शादी नहीं होगी तुम्हारी. क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ मशीनरी इन अर्थक्वेक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. बराबर है ना? एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन इन्वेस्टमेंट, पॉजिटिव कैश फ्लो. अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू एसोसिएट, नॉट टेकन. गिवन है तो इन्वेस्टमेंट है, सो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नेगेटिव है क्या? बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड, कैन आई नॉट से इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पॉजिटिव? प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड. बेटा जी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. क्या करेंगे? ऐड. पॉजिटिव है ना? प्री एक्विजिशन रहने दो, नहीं तो पोस्ट एक्विजिशन. हम क्या करेंगे? ऐड. इन्वेंट्री सर नहीं समझा. ओके, आई टॉक अबाउट इट. डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, ये फाइनेंसिंग लेस. टर्म लोन फाइनेंसिंग लेस. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, TDS of 8,200 deducted on the above interest 73,800. Everyone's attention here. Interest received on investment is 73,800, but actually interest is not received 73,800. Interest तुमको मिला है 73,800 प्लस 8,200. यही आपकी इंटरेस्ट इनकम होगी ना? सो इंटरेस्ट मैं लिखूंगा 82,000 और उसका टैक्स लेस करूंगा 8,200 लेस.
तुमको चाहिए तुम डायरेक्टली 73,800 भी दिखा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, 73,800 पॉजिटिव दिखा दो, या आप क्या कर लो 82,000 पॉजिटिव दिखाकर 8,200 नेगेटिव दिखा दो। क्लियर? ओके। परचेस ऑफ डिबेंचर ऑफ एक्स ऑन 1 December 18 विच आर रिडीमेबल विद इन 3 months। अगर कल आपको याद होगा तो कैश इक्विवेलेंट का डेफिनेशन मैंने बताया था। कैश इक्विवेलेंट मतलब देयर इज एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन इट्स वैल्यू and which are quick and right now convertible into what, liquid cash। याद आ रहा है क्या, highly liquid। तो बेटा जी ये क्या है, कैश इक्विवेलेंट है। फिर क्या बोल रहे बेटा जी, बुक वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, लॉस इनकर्ड 9,600, सो 90,000 माइनस 9,600, माय कैश फ्लोज आर व्हाट, कैश फ्लोज आर हाउ मच, 80,400। कैन आई नॉट से पॉजिटिव? Say yes. Can I not say my cash flows are what? Positive. और ये कौन सी एक्टिविटी है बेटा जी, इन्वेस्टमेंट। बेटा जी मुझे कौन सी एक्टिविटी दिखानी थी, इन्वेस्टमेंट ही ना। सो एक बार लो कैलकुलेटर पर, पहला वाला 70,000, फिर 52,000, फिर 82,000, फिर 80,400, सब ऐड किया गया। माइनस करिए राजा बेटा जी, $8,200, माइनस करिए 5 लाख, कितना आया 223,800 इज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है नहीं, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड, वो क्लेम मिला, कितना क्लेम मिला, अर्थक्वेक का क्लेम मिला, कितना लिख दूंगा बेटा जी 55,000। ये ऐड किया तो बेटा जी मेरा इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, नेगेटिव ही आएगा, 1,68,800 नेगेटिव ही आएगा। एग्रीड? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नेगेटिव। ये देखो आंसर, ये मेरा 800, इधर 200 क्यों आ रहा है बे, कौन सा फिगर चुका मेरा है? क्या प्री एक्विजिशन डिविडेंड का क्या, हाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, इसको चेंज कर लो, 52,600 है ये क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया हमारे टाइपिस्ट ने, ये 52,600 है। ओके, मुझे लगता है उसके बाद में आंसर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? सो बेटा जी मार्क करके रखो, इजी पीजी कर लोगे। वो एक बच्चे ने मुझे पूछा था, सर जिस एक्टिविटी से रिलेटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा उसी हेड में एडजस्ट होगा? यस संपदा बेटा, अगर कोई एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई है और उसके रिलेटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो उसी हेड में वो एडजस्ट होगा। इज दैट ओके? यस। अच्छा मेरी बात सुनो ना, अभी एक क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, मुझे क्या पता, वो क्वेश्चन था आपका इन्वेंट्री का। बेटा मैंने क्या बोला, कौन सी इन्वेंट्री कम वैल्यू हुई थी, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो तुम ओपनिंग इन्वेंट्री को 13,50,000 डिवाइड बाय 90% किए तो आपको कितना मिला, 15 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री चेंज हुई तो आपने कंपेयर कर चेंजेस इन इन्वेंट्री निकाला 24,000 पॉजिटिव, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। बट बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री सिर्फ अकेले पर इंपैक्ट नहीं आ सकता, ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ और एक चीज पर इंपैक्ट आता है, वो क्या है, वो क्या है, नेट प्रॉफिट। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने प्रॉफिट को क्या किया, कम, तो जो प्रॉफिट 30 लाख था उसको मैंने बताया 28 लाख समथिंग, याद आ रहा है क्या? और बेटा जी इन्वेंट्री का फिर चेंजेस मैंने 24,000 पॉजिटिव दिखा। आशा करता हूं कि अब क्लियर हो गया। संपदा जी बात सही है, समझ में आई क्या? अब सुनते हैं रसगुल्ले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, नहीं 9th नहीं लूंगा मैं, नहीं लूंगा 9th,
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज बी देयर ऑन क्वेश्चन नंबर 3. पहले आप अपने लेवल पर क्लासिफाई करो क्वेश्चन नंबर 3 को क्या क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क था, बट एक बार बता दो ना. अच्छा ठीक है, फिर डायरेक्टली कर लूँ क्या? सो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आंसर बताता हूं. आंसर दिखाओ. अरे कैसा करते रे तुम. इसके पहले कौन सा क्वेश्चन किया अपन ने? यही वाला क्वेश्चन था क्या? हाँ ये ले छोरी. अब नहीं, ये रहा आंसर. आर वी रेडी? शैल वी गो इट? सो बेटा जी इधर आ जाइए. कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड पर आओ, थर्ड पर. द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड. For the year ended on 31st March 19, you are required to prepare cash flow statement as per AS3 using indirect method. ठीक है? So बेटा जी net profit before taking into account income tax and income from lawsuit, but after taking into account the following item was 20 lakhs. So बेटा जी हम पहले profit लिखेंगे 20 लाख, depreciation क्या करेंगे? Add, discount क्या करेंगे? Add, interest on debenture paid क्या करेंगे? Add, financing में क्या करेंगे? Less. Book value of the investment बेटा जी 320 कहां लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट में ऐड, और इन्वेस्ट नहीं, ऑपरेटिंग में क्या करेंगे? लेस 20,000. एग्रीड? प्रॉफिट जो है ऑपरेटिंग में लेस. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग में से लेस, इन्वेस्टमेंट में ऐड. कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड बेटा जी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिखाएंगे हम. यस और नो? टैक्स पेड के ऊपर, टैक्स पेड के ऊपर तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिखेंगे ऐड कर कर, और फिर उसके बाद में लेस कर देंगे टैक्स पेड. डू यू एग्री? इसका प्रेजेंटेशन में दिखा दूंगा आपको, चिंता नहीं. इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग ऑपरेटिंग में लास्ट सेकंड आइटम. फिर बेटा जी 15,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each were redeemed on 31st March 19 at a premium of 5%. So बेटा जी can I not say 15,000 into 105? 15,75,000. फाइनेंसिंग में से क्या होगा? लेस. The company issued 50,000 equity shares of 10 each at a premium of 20%. So take on a calculator. 50,000 into 20%. नहीं रे, into 12. So can I not say 6 लाख क्या होगा? पॉजिटिव कैश फ्लो है क्या? Are we sure and clear about it? Dividend on preference shares were paid at the time of redemption. So क्या करेंगे बेटा जी? 15,000 into 100, 15 लाख, 15 लाख into 10%, डिविडेंड निकलेगा क्या? 1,50,000. फाइनेंसिंग क्या होगा? नेगेटिव. ये फाइनेंसिंग में ऐड, ये फाइनेंसिंग में नेगेटिव, और ये फाइनेंसिंग में नेगेटिव. 15,75,000. डू यू एग्री? बेटा डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में क्या करेंगे? लेस 8 लाख. एग्रीड? बेटा लैंड परचेस्ड ऑन 2/4/18 for 2,40,000 for which company issued 20,000 equity shares of 10 each at a premium of 20% to the landowner as consideration. बेटा whether it is a cash transaction or non-cash? Non-cash. So are we going to consider or ignore? So non-cash होने की वजह से इसको क्या करेंगे? Ignore. Current assets and current liabilities. बेटा इन्वेंट्री का क्या कर देंगे? इंक्रीज है ना? इंक्रीज है. नेगेटिव. ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज है. पॉजिटिव. कैश इन हैंड. लास्ट 2 आइटम्स ट्रेड पेएबल
ऐड हो रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड द डिफरेंस, एग्रीड। सो बेटा जी मुझे बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आपका कितना आया, किया था क्या सॉल्व? तेरा बोल। 17,34,000, 17,34,000 हेच बोलताय तुम्ही, बघून घ्या। ऑनलाइन लाइव तुमसे वेट कर रहा हूं, कोई क्वेरी होगी तो बता दो, मैं सॉल्व कर दूंगा। मुस्कान वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क। 17,34,000, सिर्फ इस चीज को देख लो, इधर इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को सिर्फ अलग से दिखाया जाता है और कुछ नहीं। चले भी आगे। और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कितना आया था बेटा? 3,80,000। और फिनेंसिंग कितना आया था? -22,75,000। 1,61,000 चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और बेटा जी 196,300 ओपनिंग है और 35,300 क्लोजिंग है। से यस, आर वी ऑल डन? बेटा मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कल सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूरा सॉल्व कर दिया ना कल, मेरे पास टिक मार्क नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3rd हो गया, 7th अभी किया ना, 8th हो गया, 9 को देखते हैं बेटा, चिंता नहीं। नाउ आई वांट एवरीवन टू कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 5 और इसको ओरली क्वेश्चन में ही सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 इसको ओरली क्वेश्चन में ही सॉल्व कर लो। हेलो या बेटा जी, ऑपरेटिंग में कैश रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ऑपरेटिंग है ना। ध्यान से सुनना बेटा जी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जब बोले तो आपको समझ में नहीं आ रही है क्या, बट मॉड्यूल बोलती है कि इसको कैश इक्विवेलेंट बोलो। कि मार्केटेबल सिक्योरिटी तो कोई भी हो सकता है, शेयर्स भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, गोल्ड बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, बट उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है ना, तो कैश इक्विवेलेंट नहीं। बट क्योंकि मॉड्यूल बोलती है और क्योंकि तुम मॉड्यूल के नीचे हो, इसीलिए चुपचाप जो बोले एग्री कर लो। ये क्या है? कैश इक्विवेलेंट। और परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग, फाइनेंसिंग, वेजेस एंड सैलरीज, ऑपरेटिंग, बैंक ओडी, फाइनेंसिंग। बैंक ओडी इज व्हाट? लोन ना, बोरिंग। यस और नो? इसको कुछ मतलब इंड एस में इसको बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी माना जाता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज अनफेवरेबल बैंक बैलेंस एंड बैंक बैलेंस इज फेवरेबल। बट यहां पर मेरे हिसाब से बैंक ओडी को कौन सा नंबर है? 6। यस, फाइनेंसिंग में डाला है। सो एएस के हिसाब से इसको फाइनेंसिंग में डालते हैं क्योंकि लोन है। और इंडेस छोड़ो ना, तुमको इंडेस का क्या लेना देना, जायला कशाला सर तुम्ही किडे करता इकडे। हाँ, बैंक ओडी कहां लिखेंगे? फाइनेंसिंग, परचेस ऑफ गुडविल, इन्वेस्टमेंट, इंटरिम डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग। अब बेटा जी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, इसके अंदर थोड़ा सा मसला है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट माने ये इन्वेस्टमेंट है आपका, एफडी इन्वेस्टमेंट है, तो ये कौन सा एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टमेंट। और अंडरराइटिंग कमीशन पेड, फाइनेंसिंग। व्हाई फाइनेंसिंग? बिकॉज अंडरराइटिंग कमीशन इज रिलेटेड टू व्हाट? शेयर्स, और उससे रिलेटेड कोई भी है वो फाइनेंसिंग में जाएगा। बोलो हाँ सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना है या क्वेश्चन में बताएंगे?
बेटा जी आपको क्वेश्चन बताएगा, आपको पे नहीं करना है, क्वेश्चन विल टेल यू डायरेक्टली, ठीक है। चले क्या आगे? क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश इक्विवेलेंट विद रेफरेंस टू। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेटा जी जल्दी से बताइए। इन्वेस्टमेंट, अंडरराइटिंग, फाइनेंसिंग, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड, ऑपरेटिंग, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, परचेस ऑफ गुडविल, इन्वेस्टमेंट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फाइनेंसिंग, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। आवाज नहीं आ रही है। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, यू मीन व्हाट? फाइनेंसिंग। डू यू ऑल एग्री? मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैविंग रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, इन्वेस्टमेंट। कैसे कैश इन, हैविंग रिस्क है तो कैसे हो गया? ताई तुम्ही डेफिनेशन वाचता का नाही वाचत? तिकडे लास्ट क्वेश्चन मध्ये हे दिलेलं आहे का बघा ना जाऊन जरा. बालपणी ते खेळलं नाही का? फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ. नहीं मैं क्यों सीरियसली बात कर रहा हूं गुड़िया, तेरे को सब कुछ आता है बट तू ऐसे फालतू की मिस्टेक करते पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में. कोई लॉजिक हुआ क्या? पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या हैविंग रिस्क ऑफ चेंज इन इट्स वैल्यू? देखना जरा जाके पिछले क्वेश्चन में. क्यों कर दिया यार? मतलब मिस्टेक हो जाएगी तेरे एग्जाम में फेल हो जाएगा बाबू, और दिन भर तो पढ़ाई करती रहती है पागल. सो हैविंग रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू क्या करेंगे बेटा? तो ये कैश इक्विवेलेंट नहीं बच सकता. क्यों? क्योंकि कैश इक्विवेलेंट अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता है. जाके चेक कर लीजिए. सो बेटा जी ये कहां जाएगा? इन्वेस्टमेंट में. रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड, ऑपरेटिंग, क्योंकि इनकम टैक्स कहां जाता है? ऑपरेटिंग. चेक मारो रे. ब्रोकरेज इन्वेस्टमेंट गया, अंडरराइटिंग कमीशन फाइनेंसिंग, ट्रेडिंग कमीशन ऑपरेटिंग, प्रोसीड फ्रॉम सेल इन्वेस्टमेंट, परचेस ऑफ गुडविल इन्वेस्टमेंट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फाइनेंसिंग, रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग फाइनेंसिंग. तिच्या आयला ह्यांनी म्हणलं नॉट ए कैश इक्विवेलेंट. ऐसे थोड़ी चलता है यार. तुम बताओ ना फिर क्या है? कैश इक्विवेलेंट नहीं है तो कहीं तो जाएगा ये. मां क्या करूं मैं? मतलब इधर क्लासिफिकेशन में ऐसा बोला नॉट ए कैश इक्विवेलेंट. मैं नहीं मान रहा मेरी गलती. देखो कैश इक्विवेलेंट नहीं है तो कहीं तो जाएगा. तो नॉट ए कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या है? रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड, ऑपरेटिंग. अच्छा वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है? नहीं रे, इन्वेस्टमेंट बराबर बोला अपन ने. चला सोडा. तुम्हाला जी काशी घालायची घाला. तुमको जो जज करना है करो. मेरे को आपल्याला घंटा फरक पडत नाही. ठाकुर साहब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये ससुरा बड़ो चैलेंज दावा है. सब में नहीं, कुछ एक एरिया में चैलेंज देता है ये. सो अपन रेडी है क्या बेटा? गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, इसको हम अभी नहीं देखेंगे आज मतलब आज ही देखेंगे, बट इस क्वेश्चन के बाद में. जो क्वेश्चन नंबर 8 ने किया है, मतलब इलस्ट्रेशन आईसीआई 8 ने किया है, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन सजेस्टेड में आया, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सजेस्टेड में आंसर आया हमें उसको फॉलो करना चाहिए और वो ज्यादा उचित है. इसके आंसर में गड़बड़ी है आईसीआई के इलस्ट्रेशन 8 में. तो मैं भी आपको आज क्या करूंगा संतोष, रेगुलर बुक में, किसी के पास रेगुलर बुक है तो सेम क्वेश्चन है रेगुलर बुक में. ऐसे ही और एक सिमिलर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ था. अगर ऑनलाइन आप भी देख के बता पाओ तो मुझे बताना. तब तक हम क्वेश्चन को पढ़ रहे. मेसर्स ज्योति ऑफ स्टार ऑयल्स लिमिटेड हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15. डू यू हैव नेट प्रॉफिट? डिविडेंड पेड क्या करेंगे? डिविडेंड पेड क्या करेंगे? फाइनेंसिंग में लेस. प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, बेटा जब कभी भी कोई व्यक्ति नेट प्रॉफिट बोलता है दैट इज ऑलवेज आफ्टर टैक्स. इट इज ऑलवेज आफ्टर टैक्स. सो बेटा जी प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करेंगे? ऐड. और इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर क्या करेंगे? लेस. ये पीबीटी नहीं है, ये पैट है. कोई भी व्यक्ति नेट प्रॉफिट बोलेगा इसका मतलब है पैट है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट मिलता है ना वो पैट होता है. इसलिए हम क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड और इनकम टैक्स पेड लेस. लास्ट सेकंड आइटम, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट एंड बुक वैल्यू ऑफ द असेट सोल्ड, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 185 माइनस 40 कितना आएगा? 145 आएगा क्या?
सो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या, ऐड। और लॉस कहां जाएगा बेटा जी, ऑपरेटिंग, बशी, गांव भर ठुमक ठुमक नाचने का बेटा, जब तक कमर नहीं टूट जाए, उसके लिए बने अपन। ऑपरेटिंग में क्या करेंगे, ऐड। वाई ऐड, क्योंकि डेबिट हुआ होगा तो उसको रिवर्स करना है, ऐड। गुड। डेप्रिसिएशन चार्ज टू P&L अकाउंट, ऐड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेस कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन दोनों को मिलाएंगे 27,765 प्लस 100, सो इट इज 27,865। इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे, ऐड। ये समझ में आएगा, क्योंकि कैश फ्लोज कितना है बेटा जी, प्रॉफिट को जोड़ेंगे बुक वैल्यू में तो कैश फ्लोज मिलेगी ना, से यस और नो, गुड। सो इसको क्या बोलेंगे, ऐड। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे, ऐड। ऑपरेटिंग में क्या करेंगे, लेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ही चल रहा है सारा कार्यक्रम। इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, फाइनेंसिंग में क्या करेंगे, नहीं, ये गलत बोल दिया मैंने, ये पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस है बेटा, ऑपरेटिंग में जाएगा ऐड, और बेटा जी फाइनेंसिंग में जाएगा लेस। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब बेटा जी एक करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी, करंट एसेट, नेट करंट एसेट। इंक्रीज इन करंट एसेट रहेगा तो ये कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में लेस। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट में लेस। ऐड कौन बोल रहा है बे, कौन है ये, अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट इन जेवी, इन्वेस्टमेंट में क्या, लेस। एक्सपेंडिचर ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट में है लेस। प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग, तो कैन आई नॉट से फाइनेंसिंग में ऐड। बेटा ये जो है ना रिसीट फ्रॉम ग्रांट, ये पेंडिंग रखो। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग, फाइनेंसिंग में क्या, ऐड। प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग, फाइनेंसिंग में ऐड। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लास्ट के दो आइटम, बोलो हाँ या ना, बता दो इसको आंसर, देख लो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन 30,000, दैट इज टू से 25,000 प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स 5,000। मैं नहीं कहता था, यस बेटा जी। पहले हम ये चेक करते जाते, अभी मुझे बताओ उसमें फर्स्ट आइटम कौन सा था, डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में से लेस होगा क्या, फाइनेंसिंग को रे, हाँ इकडे अंडरलाइन केलं फाइनेंसिंग। सो बेटा जी डिविडेंड पेड 8535 है क्या। नाउ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, बेटा जी ये तो ऐड कर लिया है। इनकम टैक्स पेड, ये इनकम टैक्स पेड 4248 है क्या। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ऑपरेटिंग में जाके होगा ये ऐड, ये ऐड हुआ। बुक वैल्यू ऑफ द असेट सोल्ड, बेटा 185 माइनस 40 कितना है 145 क्या। इन्वेस्टमेंट में कुछ है, इन्वेस्टमेंट तू सेल ऑफ असेट 145 सही है क्या। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन P&L, ऑपरेटिंग में ऐड। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग में से लेस, और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ऐड। भाई बराबर है क्या। टर्निंग द पेजिंग, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड ले लिया। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में ऐड। कुठे इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रिसीव्ड, गोड गोजरी लाज लाजरी, हे तुझ्याला इंटरेस्ट रिसीव्ड कुठे। अच्छा ये इधर, थैंक यू सो मच बेटा, कितनी तेज आंखें तुम्हारी। 2506 हमारे टाइपिस्ट बोलते किसको क्या पता चलता है, कर देते थोड़ा सा जुगाड़। ये इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट नेगेटिव ऑपरेटिंग में। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस एड बैक ऑपरेटिंग में, और फाइनेंसिंग में से लेस। इंटरेस्ट पेड 10,520। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग में नेगेटिव कैश फ्लो 56,081 दिया है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव आइटम। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, नेगेटिव इन इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, नेगेटिव आइटम। प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स इन अरियर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पॉजिटिव आइटम।
बेटा रिसीट ऑफ ग्रांट में नहीं बताया। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फाइनेंसिंग में पॉजिटिव। प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फाइनेंसिंग में पॉजिटिव। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, राजा बेटा जी ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, और ये चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यस और नो। बेटा ऑपरेटिंग के सारे आइटम टिक मार्क हो गए, आप चेक कर लीजिए। एक कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग, अच्छा ये इनर कॉलम में लिया उन्होंने टोटल, बट कैश पूरा टैली हो गया ऑपरेटिंग। अब मैं आपको लिए चलता हूं, वो एक एग्जाम क्वेश्चन था। हाँ बेटू, नहीं नहीं नहीं, एक एग्जाम क्वेश्चन भी है। नहीं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आरटीपी मई 2019 था यार, इसका एक और एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ग्रांट रिसीव्ड ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट्स दिख रहा है क्या? सो मैं आपके सामने, अरे एक एग्जाम में बता रहे क्वेश्चन। शांति 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 शांति। नवंबर 19, मई 19। ईश्वर तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, और इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है ग्रांट रिसीव्ड फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट 36 है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताता हूं। इधर देख लीजिए बेटा जी, उन्होंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बताया ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट। ये बात समझ में आई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बताया ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट। अब ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आईसीआई के इलस्ट्रेशन नंबर 8 में। ये तो देख लिया ना तुमने, ग्रांट रिसीव कहां पे दिखा? फाइनेंसिंग में दिखाया क्या? अब राजा बेटा जी अगर हम जाए और हम मॉड्यूल ओपन करें, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके अंदर ज्योति जी को सर्च करें, ज्योति, यही वाला ज्योति जी का, और इसके अंदर अगर आप जाएंगे सो रिसीट ऑफ ग्रांट फ्रॉम कैपिटल प्रोजेक्ट इधर दिखा है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, दोनों ही मॉड्यूल के आंसर से। और अगर मैं ये सेम क्वेश्चन सर्च करूं आपके मॉड्यूल में, ये तो पुरानी मॉड्यूल है, न्यू सिलेबस आईसीआई मॉड्यूल अगर मैं सर्च करूं, मॉड्यूल 1 में क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट? 9, 3 में मेरे हिसाब से। ये इसके अंदर अगर हम सर्च करें, क्या नाम है इसका? ज्योति, कम हियर। कितना पागल हो गया रेडे। ये रिसीट फ्रॉम कैपिटल प्रोजेक्ट्स 12 इधर दिया है, मेरे हिसाब से ये रॉन्ग है। इन्वेस्टमेंट वो होता है विच इज चेंजेस इन फिक्स्ड एसेट्स। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, तुमने होम लोन लिया घर बनाने के लिए, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? होम लोन लिया, फैक्ट्री बनाने के लिए लोन लिया,
तो लोन लिया, इन्वेस्टमेंट है कि फाइनेंसिंग है? लोन लेना फाइनेंसिंग ही होगा, फैक्ट्री बनाना इन्वेस्टमेंट होगा। सो जो कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिला वो फाइनेंसिंग ही होगा, बट जो कैपिटल प्रोजेक्ट का निर्माण होगा वो इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव होगा। सर मुझे एक बात बताओ, जब हम गवर्नमेंट ग्रांट AS12 पढ़ेंगे तो फिर तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट में जब हम कैपिटल ग्रांट मिलती है तब हम एंट्री क्या करते हैं? कैश ऑब्लिक बैंक, तो हम लिखते हैं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट फॉर एग्जाम्पल। और ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट राजा बेटा जी क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इन्वेस्टमेंट। हाउ ग्रांट किसके लिए मिली हमें? असेट से ताल्लुकात की, असेट को निर्माण करो बेटा जी, बट मैं उसको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कैसे बता सकता हूं? समझे? तो मेरे हिसाब से ज्यादा लॉजिकल तरीका क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट जब AS12 आप देखेंगे तब जब कैपिटल ग्रांट मिलती है फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड तो उसके दो ट्रीटमेंट बताए गए हैं। एक ट्रीटमेंट और यह भी बताया गया है कि आप उस ग्रांट को कॉस्ट ऑफ असेट में से लेस कर सकते हो। जिन्होंने AS12 पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा, तो उसको इन्वेस्टमेंट में से क्या कर सकते हो आप? लेस। जैसे फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट में से ग्रांट रिसीव्ड अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट यू कैन रिड्यूस इट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसेट, यस और नो? सो राजा बेटा जी ट्रीटमेंट तो दोनों ही है। इन्वेस्टमेंट में भी कभी कभी इफेक्ट चला जाता है और कभी कभी इट इज शोन ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब मुद्दा यह आता है कि मॉड्यूल अगर देखेंगे तो मॉड्यूल इसको कहां दिखाती है? इन्वेस्टमेंट में। और RTP देखेंगे तो कहां दिखाती है? फाइनेंसिंग में। मुझे लगता है कि एग्जाम की भी प्रॉब्लम थी, शायद वो फाइनेंसिंग में दिखाते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर। कल मैं वापस इसके ऊपर वेरीफाई कर दूंगा। तो अभी कॉल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आपको इसको इन्वेस्टमेंट में दिखाना है कि फाइनेंसिंग में, कहीं पर भी दिखाओ ये पॉजिटिव दिखेगा। आंसर दोनों ही सही हो सकते हैं कि द आंसर इज यस, इट कैन बी बोथ द राइट। सर इफ ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर इन्वेस्टमेंट देन इट इज इन्वेस्टमेंट, इफ ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर फाइनेंशियल हेल्प देन इट इज फाइनेंशियल। इमामुद्दीन ऐसा नहीं होता है बेटू, एंट्री बता मुझे क्या? फिक्स्ड एसेट कहां लिखा है? अगर मैं बताता हूं, देखो AS12 में गवर्नमेंट ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, कि बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए ग्रांट मिला, उसको कैपिटल प्रोजेक्ट शब्द यूज होता है अगर तुम AS12 में जाओगे। सो वो कैपिटल रिजर्व के तौर पर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाता है, उसकी एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक टू कैपिटल रिजर्व। AS12 जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको मैं। सो राजा बेटा जी उस केस में मैं नहीं बोल सकता इन्वेस्टमेंट है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि वो प्रमोटर के तौर पर जो शेयर कैपिटल लेके आ रहा वो है। अब जैसे धंधा करेगा कोई ओनर तो पैसा लेके आएगा, तो शेयर कैपिटल तो फाइनेंसिंग ही होगा। जो इन्वेस्ट करेगा वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ना सर। जो उससे प्लांट एंड, जैसे एक ओनर शेयर कैपिटल लेके आया वो फाइनेंसिंग, बट वो पैसा आया उससे क्या खरीदा? प्लांट एंड मशीनरी, वो इन्वेस्टमेंट नहीं। मैं जो बोल रहा हूं तुम दो एंट्रीज कर लो ना, शेयर कैपिटल गॉट, कैश ऑब्लिक बैंक टू शेयर कैपिटल, कौन सी एंट्री कहां जाएगी? फाइनेंसिंग। अब मैं बोल रहा हूं जो पैसा आया वो किसके लिए आया मैं बता रहा हूं, हमें फैक्ट्री बनानी थी एक, क्या एंट्री हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक। जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा ना, बट जो रिसीव्ड हो रहा है वो कैसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो जाता है? इट हैज टू बी फाइनेंसिंग। सो राजा बेटा जी इसलिए मैंने इसको क्या बताया था? फाइनेंसिंग। सो बट सर रिफंड ऑफ ग्रांट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा ना? यस, रिफंड ऑफ ग्रांट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। तो आप ध्यान सुन लेना मेरी बात, ये आपके पास दोनों ही ऑप्शन है और मैंने आपके मॉड्यूल के दोनों चीजें निकाल कर दिखा दिया। तो तुम मुझे क्या करोगे? मैं अगर बता दूं, मान लो तुमको मैं बोलूंगा फाइनेंसिंग है, तो तुम बोलोगे कि मॉड्यूल तो इन्वेस्टमेंट बता रहा। इसीलिए मैंने RTP बताया कि RTP में वो फाइनेंसिंग दिखा और मुझे भी यही लगता है कि वो फाइनेंसिंग होना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। आपको इन्वेस्टमेंट में दिखा ना, मुझे कोई एतराज नहीं, ठीक है? सो बेटा जी क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं? तब अबे कर लोगे क्या? ठीक है। ए रसगुल्लो, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, आज का होमवर्क ले लो। नहीं मुझे आज जल्दी जाना है और इसीलिए मैंने आज क्लास जल्दी ली। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क। सर आप क्यों नहीं कर रहे हो? मैं कर सकता हूं बट मेरे को करने का नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट मेथड से होगा और उसमें दूसरा बोला है इनडायरेक्ट मेथड से भी। चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आप क्या करोगे? जब हम कल मिलेंगे इसको सॉल्व करके लेके आओगे। अगर सॉल्व किया हुआ रहा तुम्हारे पास तो मैं इसके बारे में आंसर दे दूंगा। इनडायरेक्ट तो सॉल्व नहीं करूंगा। कौन सा वाला सॉल्व कर दूंगा? डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या करना रहता है पता है क्या? कि जैसे गुड सोल्ड है, कितना कैश कलेक्ट हुआ वो लिख दीजिए, डेटर से कितना कैश मिला वो लिख दीजिए, इस तरीके से। इज दैट ओके? बेटा क्या हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को बाय बाय बोल सकते हैं क्या? नहीं, बट समझा क्या मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट? अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का
ये कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस भी है क्या आगे? हाँ सुन लो बाबू, नहीं उसके क्वेश्चन है ही नहीं। कैश फ्लो, कैश फ्लो के इधर कुछ नहीं ना 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 मुन्ना ना नहीं है। ठीक है, कर पाएंगे क्या भाई? सर एमटीपी में पेपर पैटर्न है वही रहेगा क्या पैटर्न? एक सेकंड चेक कर लेते हैं यार, मैंने देखा नहीं है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एक बार पेपर पैटर्न चेक कर लेते तो मुझे लगता है वो एक मसला तो सॉल्व हो जाता है। खुल जा सिमसिम, चिमचिम खुल जा। किधर है? yes, I'll do that Surya, but I'll do that, don't worry about that। आरती, ये पेपर यहां पर तो नहीं दिख रहा है। शेड्यूल दिया हुआ है, मतलब 5 मार्च को आज पेपर हुआ है, बट इधर नहीं दिख रहा वो पेपर। हाँ बेटा बोल, क्या बोल रहे? बोलना। हार्ड कॉपी है, देना बेटा प्लीज। अब बेटा देखो, ये जो वेटेज इधर दिया है ना 55 to 65%, सो इसके अंदर AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आ गया जो कि प्रैक्टिकल टॉपिक है। AS13 भी आ गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, जो हमने प्रैक्टिकली देखा। 14 अमालगमेशन भी प्रैक्टिकली देखा, हाँ या नहीं? फिर AS21 भी कंसोलिडेशन हमने कैसे देखा? प्रैक्टिकली। AS23 एसोसिएट प्रैक्टिकल है, 27 प्रैक्टिकल है। मतलब हमने ये सारी चीजें किसके साथ मिलाकर देखी थी? चैप्टर के साथ में देखा था। सो अगर टेक्निकली देखेंगे तो अमालगमेशन कितने मार्क का आएगा? लिखते जाइए, 15 मार्क का आ सकता है क्या अमालगमेशन? AS21 आएगा बेटा जी अराउंड से अनदर 10-15 मार्क्स। और मेरे रसगुल्ले बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल आ जाएगा 10 मार्क। इन्वेस्टमेंट चलो मान लेते कि नहीं आएगा, बट कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है, और AS 23 और 27 में से भी आ जाएगा मान लो 40 मार्क तक का क्वेश्चन। एग्रीड? सो बेटा जी टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 40 मार्क्स का AS21 अमालगमेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट 23-27 इस AS पर आएगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट पर आएगा। ठीक है, अभी मैं चेक करता हूं कि क्वेश्चन कैसे है। पार्ट 1 इज कंपल्सरी। वाओ, डिस्क्रिप्टिव में आंसर एनी 4 फ्रॉम द रिमेनिंग 5। बेटा डिस्क्रिप्टिव का ब्रेकअप आया है यार ससुरा, ये क्या ब्रेकअप है बे? 5, 5, 10 और 4, 14 मार्क्स का ब्रेकअप है बेटा।
सो बेटा जी ये 3 क्वेश्चन मतलब 14 मार्क्स के क्वेश्चन एएस पर है। फिर 14 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका शेड्यूल 3 पर। फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पर। फिर 14 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका अमाल्गमेशन पर। फिर 14 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट पर 4 मार्क का क्वेश्चन है। थ्योरी क्वेश्चन है 4 मार्क का और ब्रांच पर है 6 मार्क का। मैंने तुमको बताया था आनंद बांगड़ी भी इसी चीज में हरा था, तुम भी हार जाओगे, ध्यान रखना। एएस इस पूरे एएस इसमें आप जाके चेक कर लेना, इट इज नॉट मोर देन 14 मार्क्स। एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है ना वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको मैं एएस में नहीं गिन सकता क्योंकि एमसीक्यूज में देखो पहले कैसे पूछा है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर पूछा है क्वेश्चन। फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो तो गलत पूछ लिया इन्होंने। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी एएस 1 पर पूछा है। फिर कंसोलिडेशन रिक्वायरमेंट एएस 21 पर पूछा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 इट इज आस्क्ड ऑन एएस 10 मतलब इन्वेस्टमेंट पर। फिर बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्क्ड ऑन बायबैक। क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्क्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्क्ड ऑन क्या नाम इसका, कंपनी फाइनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5 इज आस्क्ड ऑन एएस 18 2 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्क्ड ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 2 मार्क्स। तो टोटल कितने क्वेश्चंस है केस स्टडी बेस में? 1 और 2 क्वेश्चन आए जो कितने मार्क्स के बेटा जी? 8 मार्क्स के, मतलब वो 16 मार्क्स के। सो उनमें से एक क्वेश्चन है रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर, एक कंसोलिडेशन पर है, अच्छा सब अलग अलग है, और एक लास्ट एक क्वेश्चन था उसके अंदर बायबैक पर था, बोरिंग कॉस्ट पर भी था, और फिर बायबैक पर था। बायबैक का कितना है? ये भी 8 मार्क्स का। पंडित तुम्हारा चल क्या रह रहे? आठ 16 और 24 और 6, ठीक है। 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। As I said you कि एएस पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि गुमराह मत हो जाना। एएस में देयर आर नो क्वेश्चंस विच आर मोर देन 20-25 मार्क्स, बट बचा हुआ पूरा का पूरा पेपर जो पास होने के लिए है इट इज बेस्ड ऑन व्हाट द अदर टॉपिक्स। और अगर चाहिए तो एएस तुम कितना ही परफेक्ट कर लो, तुमको और एक चैलेंज देता हूं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1, ये चैलेंज तो लेनी पड़ेगी ताकि तुम प्रिपरेशन सही से करके जाओ, और इसलिए ये चैलेंज लेनी पड़ेगी। मैं तुमको बता रहा हूं एएस 9 पर क्वेश्चन है वो, ठीक है। जिस ऑथर की जिस बेयर टेक्स्ट को पढ़ना है पढ़िए, और पढ़ने के बाद में उस क्वेश्चन को फिर भी सॉल्व कर कर मुझे गारंटेड बता दो वो तुमको मार्क्स मिलेंगे। तो कल हम बात करेंगे, मतलब आज का पूरा दिन दिया, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन के साथ साथ आपको एएस का रेफरेंस भी बता दिया, उसको पढ़ लो पूरा और इसका आंसर फिगर आउट करके लाके दे दो। बट बाकी के जितना कंसोलिडेशन है या अमाल्गमेशन है, अमाल्गमेशन मैंने आपको पढ़ाया था, अमाल्गमेशन देखकर बताना कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बायबैक हमने पढ़ा था, बायबैक का आ रहा है कि नहीं आ रहा बताना। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, ब्रांच हमने पढ़ा था, उसके आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे, उसमें मार्क्स जाने की गुंजाइश ही नहीं है। अब एक काम करना बेटा, ये जो है ना मेरे को एक बार पीडीएफ कर भेजना, मुझे दिखाने का क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्रेम से बाय बाय बोलो, आवाज नहीं आ रही भाई, बाय बाय बोलो। सर इस हिसाब से तो पेपर आए तो मजे आएंगे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला चैप्टर है वो स्ट्रांग कर लेते हैं अच्छे से, प्लीज कर लो स्ट्रांग, मेरी बात मानो। सर ग्रुप में चैट्स ऑफ है, आज ऑन कर दूंगा। सर एक बार होमवर्क के क्वेश्चन बता दीजिए रेगुलर बुक के। अरे रेगुलर बुक के मुझे नहीं पता यार, टंग 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 4 ऑरेंज और दूसरा ही नहीं है, ठीक है। बाय बाय बोलो।
टुमारो आई स्टार्ट विथ कंसोलिडेशन.